बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई नंबर 10 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को छांटकर उनके समूह में लिखिए। बच्चों, मुख्य पोषक तत्व जो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, गौण पोषक तत्व जो उससे कम मात्रा में फसल को ज़रूरत होते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी मात्रा तो बहुत कम होती है लेकिन वो फसल के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आइए हमको इनमें छांटने हैं। तो सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन तथा हाइड्रोजन। अब बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इनका सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मुख्य तत्व होते हैं। यानी ऐसे तत्व जो जुड़ करके प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उनमें ये पोषक तत्व जो होते हैं वो मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जैसे यहाँ दिखाए गए हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, यानी ये पोषक तत्व किस श्रेणी में आते हैं? मुख्य पोषक तत्व में आते हैं, और इसी में से हमको छांटकर लिखना है ये। अब उसके बाद समूह 2 में गौण पोषक तत्व, इसी में से हमको छांटकर लिखना है, जैसे कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, और बहुत कम मात्रा में, लेकिन इनके अगर कमी है तो पैदावार अच्छी नहीं होगी। और देखिए क्या क्या इसमें से हमको छांटना है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लोहा, तांबा और जिंक। इस तरह से आपने पोषक तत्वों को देखा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। स्तंभ आ व स्तंभ बा के अनुसार, स्तंभ आ व स्तंभ बा के अनुसार स्तंभ सा में संबंधित फसल के 2 उदाहरण लिखिए। अब आ है, समय दिया है जून से अक्टूबर। बच्चों, यदि आप ग्रामीण इलाके के हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जून से अक्टूबर के बीच कौन सी फसल खेतों में होती है। ये खरीफ की फसल बोली जाती है, और इस फसल का जो अनाज है वो मक्का और धान है, जो कि इस समय बच्चों लगा हुआ है। मार्च से जून ये होती है जायद की फसल, इसमें मूंग और उड़द की दालें होती हैं। नवंबर से अप्रैल ये रबी की फसल होती है, यानी जो जाड़े में होती है, इसमें गेहूं और सरसों इसका मुख्य अनाज है। स्तंभ आ तथा स्तंभ बा का मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए स्तंभ आ में ये कुछ खेती के काम आने वाले उपकरण दिए हुए हैं, जैसे दांतेदार हंसिया, डिबलर, तिकोना हैरो और स्प्रिंकल। इनको हमको मिलाना है। तो जो दांतेदार हंसिया है, इसका इस्तेमाल बच्चों कहाँ पर होता है? इसका इस्तेमाल कटाई में होता है, यानी आपको इसे यहाँ पर लाकर मिला देना है। आपकी आसानी के लिए हमने यहीं पर लिख दिया है। अब उसके बाद बुआई है। ये किससे करते हैं? जो डिबलर है, डिबलर, इससे बुआई करते हैं, यानी डिबलर को आपको इससे मिला देना है। आप अपनी कार्यपुस्तिका में मिला लीजिएगा, हमने यहाँ पर इनको लिख दिया है। तिकोना हैरो है, ये उथली जुताई के काम आता है, तो इसको इससे मिला देना है। और ये स्प्रिंकल का चित्र बना हुआ है बच्चों, ये सिंचाई के काम आता है, तो आपको इससे मिला देना है। यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच करके मिला देना है। इसने अपने खेत में रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं की फसल उगाई। गेहूं की फसल के बाद उसने उसी खेत में दलहनी फसल उगाई। आपके अनुसार दिनेश फसल की किस प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है और क्यों? बच्चों, दिनेश ने गेहूं की फसल के बाद उसी खेत में दलहनी फसल उगाई। इस प्रक्रिया से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। मतलब गेहूं की फसल ने जो पोषक तत्व ले लिया, उसको दलहनी फसल ने पूरा कर दिया। तो होता क्या है, इससे फायदा क्या होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति मतलब उपजाऊपन बना रहता है, और इस तरह फसलें बोने को हम फसल चक्रण कहते हैं। इसी तरीके से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। मतलब अगर ऐसे फसल बोएंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। लेकिन भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाना है तो हमें
प्राकृतिक व कृत्रिम, बच्चों यहाँ प्राकृतिक लिखा है और व कृत्रिम खादों का उपयोग करना चाहिए या करते हैं हम। हमें और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम खादों का उपयोग करते हैं। अब आइए प्रश्न है, फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध करिए। इसमें है इन्हीं से छांट करके आपको क्रमबद्ध करना है। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक देना, उसके बाद आता है सिंचाई, फिर खरपतवार की सुरक्षा करनी होती है फसल की, फिर कटाई करते हैं। कटाई के बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो घर में आती है और उसका हम भंडारण कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, फसल चक्रण से होने वाले लाभ लिखिए। गेहूं के फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, इसे फसल चक्रण कहते हैं। इन उपायों से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। बच्चों यहाँ पर दिए हुए हैं और ये गाय दी हुई है। यहाँ पर गाय की देसी नस्लें लिखनी हैं, साहिवाल, सिंधी, देवनी। यहाँ पर भैंस दी हुई है, इसकी नस्लें हैं मुर्रा, मेहसाना, सुखी। और इसके बाद यहाँ है मुर्गी की उन्नत नस्लें, वाइट लेगहॉर्न, आइलैंड रेड, ILS। इस तरह से ये भी प्रश्न आपका पूरा हुआ।